गुड इवनिंग सर। तो लास्ट क्लास में जो है अपन ने मौर्य डायनेस्टी की 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली थी और मौर्य डायनेस्टी में अपन ने बेसिकली जितनी भी चीज़ें करी है और अशोक तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। उसके आगे का अपन आज देखेंगे। तो मैं एक बार रिव्यू कर लेते हैं जो 2 क्लासेस में हुआ है, फटाफट उसको रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद अपन आगे देखेंगे। बेसिकली आज जो है अपन अशोक के बाद आने वाले 2-4 कुछ 5-6 राजा और थे, क्योंकि अशोक के जाने के लगभग 50-60 साल के बाद ही जो है मौर्य डायनेस्टी लगभग ख़त्म हो गई थी। मतलब अशोक के बाद कोई भी योग्य राजा मौर्य में बचा नहीं था। तो जो छोटे मोटे राजा हैं उन्होंने कुछ काम भी नहीं किया और धीरे धीरे अशोक ने जो पूरे देश पर जो उनका कब्जा था धीरे धीरे वो कम होता होता ख़त्म होता जा रहा था। सब स्वतंत्र इंडिपेंडेंट जो है छोटे छोटे राज्य बन के आ गए थे और मौर्यों से जो है उनका काम ख़त्म हो गया था। तो मौर्य के बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद तो ये सब चीज़ें 5-6 राजाओं का डिटेल में देख लेते हैं। इनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी भी नहीं और न ये इम्पोर्टेंट है। मौर्यों में केवल 2 ही राजा इम्पोर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य और अपने अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक मेन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके समय जो इनका जो सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, जो इनका पूरा जो एग्रीकल्चर सिस्टम था, जो इनका टैक्सेशन सिस्टम था, सोशल सिस्टम था, ये बहुत ज़्यादा डेवलप था आज के जैसा था। तो इसलिए उनको देखना ज़रूरी है और वो 11 नंबर में इजीली क्वेश्चन, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं जो करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर में 5 नंबर और 11 नंबर, पहले 6 नंबर में जो आते थे, मतलब उसमें आपको ये सारे स्लाइड जो है वो एक एक क्वेश्चन मिल जाएगी। ठीक है, तो इतना स्पेसिफिक है, वो सारा कंटेंट आपको एक ही जगह मिल रहा है। तो ये कंटेंट आपको खुद प्रिपेयर करने में सालों लग जाएंगे या साल भर लग जाएंगे, उसके बाद भी उस लेवल का प्रिपेयर नहीं हो पाता, क्योंकि वो चीज़ें छाट के उसको छोटा करना पड़ती है। क्योंकि वरना लिखने को तो बहुत सारा है, एक ही चीज़ को आप 10 लाइन में लिख सकते हो और उसी को आप आधे लाइन में भी लिख सकते हैं। तो जितना आप यहाँ से उठा सकते हैं वो सीधा उठा लें। इसके अलावा आपको लगता है तो आप नोट्स और भी पढ़ें, मेरे पूरे कंटेंट है, PPTF भी मिल जाएगी आपको। इसके अलावा जो है अपने नोट्स NCERT से आप उनको बनाएं, ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें लिखने की। तो मौर्य डायनेस्टी के एक बार जल्दी से अपन रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा था, उसके बाद अपन आगे देखेंगे। मैंने इंडस सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक, महाजनपद, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और मौर्य एम्पायर, अब यहाँ पर आ गए हैं। और मैंने मोस्टली इन सभी को इतना डिटेल में किया है कि अगर आपने इनमें से मेंस में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा 3, 5 और 11 नंबर, वो मेरी स्लाइड से ही आएगा। इतना ज़्यादा उसमें डिटेल में जो है मैंने सब चीज़ें करवा दी है। बस एक बार गो थ्रू करके आप जो है ये सारे जो नोट्स हैं ये सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मेरे। चाहे आप UPSC की तैयारी करें, MPPSC मेंस की तैयारी करें, प्री की तैयारी करें, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो गया आपका, SSC हो गया, CGL हो गया, रेलवे हो गया, किसी भी एग्ज़ाम में, व्यापम हो गया, व्यापम में ग्रुप B, C, D, E जो भी है, ग्रुप B, C, D, इनमें किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करें, उसमें जिसमें भी हिस्ट्री आती है, अगर आप इससे मेरे इस नोट से पढ़ लेंगे तो आपके सारी जो है समस्या जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसमें सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी है। एक बार आप जाके वीडियो देख लेंगे तो आपको खुद ही समझ में आने लग जाएगा। ये हुआ। फिर उसके बाद अपन ने देखा था मौर्य वैदिक पीरियड के समय ये 4 डायनेस्टी के अपन ने, ये जो 3 डायनेस्टी है, हर्यंक डायनेस्टी, शिशुनाग और नंद डायनेस्टी, इनको मैंने महाजनपद काल में पढ़ा दिया था। फिर अपन मौर्य डायनेस्टी को अपन एक पढ़ रहे थे। तो मौर्य डायनेस्टी में के पहले अपन ने अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बारे में देखा, अलेक्जेंडर के बारे में अपन ने पूरा देखा और अलेक्जेंडर का पूरा कार्यकाल और अलेक्जेंडर ने भारत में आके क्या क्या किया और वो कैसे भारत में आया और क्यों आया, उन सब का अपन ने देखा डिटेल। फिर उसके बाद क्रोनोलॉजिकली देखा कि अलेक्जेंडर के आने के बाद भारत में क्या क्या परिवर्तन आया एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये सारी चीज़ें जो है पॉइंट वाइज अपन ने 8 पॉइंट है जिससे अलेक्जेंडर का भारत में क्या इंपॉर्टेंस रहा, कि वो आके यहाँ, वो आया तो नहीं पर वो जो है व्यास नदी से चला गया, पर उसका क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और क्या क्या उसके आने के बाद भारत में एडमिनिस्ट्रेशन में उन सब चीज़ों में चेंज आया। तो ये सब चीज़ें देख लेना आप। सोर्स ऑफ मौर्य एम्पायर की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो चाणक्य के अर्थशास्त्र से अपने को, अर्थशास्त्र पे 5 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना, 11 नंबर का भी आ जाए या यही क्वेश्चन बन जाए। तो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ मौर्य, तो इसमें जो है मैंने 7-8 पॉइंट डिस्कस किए हैं, वो 7.8 पॉइंट लिख देना, वही सफिशिएंट और कंप्लीट है, ठीक है। चाणक्य के बारे में 3 नंबर में पूछा जा सकता है, अर्थशास्त्र के बारे में 3-5 नंबर में आराम से पूछा जा सकता है, तो इतना लिख देना, इनफ इज़ इनफ, बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है ना। उसके बाद मेगास्थनीज के इंडिका के बारे में अपन ने देख लिया था क्या क्या था उसमें जानकारी। फिर जो बुद्धिस्ट और हिंदूस्ट टेक्स्ट के बारे में से देखा था। फिर ये 7-8 और जो है जो स्क्रिप्ट थे या किताबें थी जिससे मौर्य के बारे में पता चलता है, वो सारी चीज़ें अपन ने इसमें देख ली थी, ठीक है ना। अब देखेंगे इसमें अपन
फिर ये मौर्य डायनेस्टी चालू हुई थी, तो मौर्य डायनेस्टी का क्रोनोलॉजी है चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा, फिर अपन ने बिंदुसार पढ़ा, अशोक पढ़ा। अब ये जो बचे हुए आज 6 जो हैं ये, इनके बारे में अपन देख लेंगे फटाफट, और फिर इनका एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक और वो सारा सिस्टम देखेंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अपन ने क्रोनोलॉजिकली डिटेल में देख लिया था, इनका पूरा कार्यकाल और इनका पूरा जो साम्राज्य था वो कहाँ कहाँ फैला था, इनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या था। उसके बाद अपन ने नेम एंड टाइटल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य को क्या क्या टाइटल दिए गए थे, ये चारों टाइटलों के नाम हैं। उसके बाद बिंदुसार को देखा अपन ने, बिंदुसार का क्वेश्चन 2019 में आया था, ठीक है ना, 2019 में शायद 6 नंबर में था या ऐसे कुछ, मेरे को याद आ नहीं रहा है, पर ये क्वेश्चन था कि बिंदुसार के बारे में बताएं क्या था उसका। तो ये बिंदुसार का सीधा सीधा यहाँ से उठा लेना, ठीक है ना। तो ये आपको, अगर आप मेरे जैनिज़्म और बौद्धिज़्म के नोट्स देखेंगे ना, तो वहाँ से सीधा जैनिज़्म के डॉक्ट्राइन जो मैंने आपको पढ़ाए थे, जैनिज़्म के सिद्धांत, वो सीधा जो है क्वेश्चन आया था, ठीक है, ऐसे वाले में। और बौद्धिज़्म के लिए भी जो बौद्धिज़्म की जो मैंने 8 फोल्ड पार्ट बताए थे, अष्टांगिक मार्ग के बारे में जो मैंने बताया था, तो उसके बारे में भी सीधे सीधे क्वेश्चन है। मतलब बहुत ही सीधा सीधा क्वेश्चन आ रहे हैं, और सीधे सीधी जो है चीज़ें मैं यहाँ पे आपको वैसी की वैसी पॉइंट वाइज उसको बना के बता रहा हूँ, ताकि उसको याद रहे। और इस तरीके से लिखेंगे ना पॉइंट वाइज बना के चीज़ों को, जिससे मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको बहुत आसानी होगी चीज़ों को समझने में, समझाने में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये तो चंद्रगुप्त ये हो सब हो गया। फिर उसके बाद बिंदुसार हो गया, अशोक हो गया, अशोक का तो ऊपर ने बहुत डिटेल में देख लिया था। अशोक के बाद कलिंग वार हो गया। ये जो पॉइंट बना के लिखे हैं ना, आप इनको बस जो है इनको इसी पॉइंट वाइज ही याद रख लें, ठीक है ना। चाहे तो नंबर डाल लें इनमें, पर ये पॉइंट को आप पॉइंट वाइज बना के लिखेंगे। ये इसलिए, वरना मैं भी चाहता तो ये पूरे ऐसे कैसे लिख सकता था, पर इसको ऐसे नहीं लिखा गया ताकि आपको याद रहे। जितना याद रहेगा उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स अपने हिसाब से बनाने हैं, ठीक है ना। कंटेंट मैं आपको पूरा दे रहा हूँ, नोट्स भी मैं, ये मेरे नोट्स से बने बनाए पॉइंट वाइज। अगर आपको और इसमें इम्प्रोवाइज़ करना है तो आप इसको अपने हिसाब से पढ़ें और इसको इम्प्रोवाइज़ करते रहें, पढ़ते रहें, बस और कुछ नहीं है यहाँ पे। अब जैसे मैंने अशोक की जो है लेगेसी और जो इसकी अचीवमेंट थे उनको पॉइंट वाइज लिख दिया है, 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये पॉइंट वाइज जो लिखते हैं ना, इसमें बहुत फ़ायदा होता है आपको। सभी चीज़ें जो ईजिली जो है रिकॉग्नाइज हो जाती है, और 6 में से कम 4 या 5 पॉइंट तो आपको हमेशा याद ही रहेंगे। फिर अपन ने ये पॉलिसीज़ देखी थी, कुछ धम्म की जो पॉलिसी थी, इनको मैंने पॉइंट वाइज बता दिया था। ये सारी आपको पॉइंट वाइज याद ही रखना है। 11 पॉलिसीज़ हैं, इनको इतना याद रखेंगे, इस तरीके से याद रखेंगे, और इस तरीके से अगर आप लिखेंगे ना, तो सामने वाले को भी लगता है कि यार इस बंदे का जो कंसेप्ट है वो क्लियर है, इसने सभी चीज़ें क्लैरिफाई करके लिखी है, तो आपका मार्क्स वो ईजिली थोड़ा सा ज़्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। फिर अपन ने रॉक एडिक्ट्स देखे थे लाइन से, 13 रॉक एडिक्ट्स थे जिनके बारे में, धम्म के बारे में जानकारी मिलती थी, ठीक है ना। अब यहाँ से अपने को चालू करना था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को देखेंगे तो अशोक के समय जो गौतम बुद्ध की तीसरी या बुद्ध धर्म की तीसरी काउंसिल कराई गई थी, ठीक है ना। अशोक शुरुआती दौर में जब कलिंग का युद्ध हुआ, और कलिंग के युद्ध में जब उसने लगभग 1,00,000-1.25 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा, ठीक है ना, तो उस समय उसका हृदय जो था वो हार्ट मतलब ब्लीडिंग हो गया, मतलब ये समझ लीजिए वो परेशान हो गया। इतना ज़्यादा खून खराबा देख के वो खुद ही परेशान हो गया, जबकि अशोक ने जीवन भर ही युद्ध लड़े होंगे, ठीक है ना। अपने 99 ब्रदर्स को तो उसने खुद ही मरवाया था। तो इस प्रकार का व्यक्ति भी जब इतनी लाखों लाशों को उसने देखा, तो उसका हृदय परिवर्तन हुआ, वो परेशान हो गया कि क्या मिलेगा इन सबसे, ठीक है ना। तो इसके लिए वो फिर कुछ बौद्ध जो गुरु होते हैं उनकी शरण में गया और उनसे शिक्षा प्राप्त करी, और फिर उसके बाद वो बौद्ध अनुयायी बना। और उसके बाद जो है उसने गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म की तीसरी संगति करवाई। तीसरी संगति के बारे में देख लेंगे। ये मैंने पहले भी जब बौद्धिज़्म पढ़ाया ना, तब भी मैंने 4 संगतियाँ हुई थी बुद्ध धर्म की, उसमें भी मैंने ये सब चीज़ें पढ़वाई थी। अब ये मैं इसलिए दोबारा पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अब ये क्रोनोलॉजिकली अब आ रही है, इसलिए मेरे को इसको यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि बौद्ध के अशोक के समय ये भी हुआ था, ठीक है ना। अशोक ने क्या कराया, कभी अचीवमेंट में आ गया तो ये भी लिख देना, ठीक है ना, कि तीसरी बौद्ध काउंसिल भी उसने करवाई थी भाई ने। वन ऑफ द मेजर इवेंट ऑफ अशोक रीजन वॉज द कन्वीनिंग द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इन 250 BC इन द कैपिटल पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा में ईसा से 250 साल पहले तीसरी बौद्ध काउंसिल करवाई गई थी। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। अकॉर्डिंग टू पापुडब्ल्यू, अशोक सेंट हिज 2 चिल्ड्रन, और इसी के द्वारा, इसी काउंसिल के दौरान अशोक ने अपने 2, एक बेटा और एक बेटी, जिसका नाम था महिंद्रा और संघमित्रा, महिंद्रा और संघमित्रा को जो है उसने श्रीलंका में भेजा, बुद्धिज़्म और साउथ एशिया में भेजा, बुद्धिज़्म को बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए। इट इज़ बिलीव्ड दैट दे टुक ए ब्रांच ऑफ द ओरिजिनल बोधि ट्री इन द श्रीलंका। और वो अपने साथ जो है, ये 2 बच्चे अपने साथ जो है बोधि ट्री जो है भारत में, जो बौद्ध धर्म में बोधि वृक्ष जो है, उसका भी जो एक सैंपल लेके वहाँ गए और वहाँ पे उसको बोया।
Ashok died in 231 BC. Sadly, through the revolution, views of the governance and non-governance find their authority in the contemporary system. They were not in the consensus of the leader of the time. After his death, the Maurya Empire slowly distinguished and died in the ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तो बेसिकली ये है कि अशोक ने जो है बौद्ध धर्म की तीसरी संगति कराई थी, और इस तीसरी संगति में जो है उसने बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए अपने बच्चों को भी भेजा और खुले हाथ से दान किया, ताकि बौद्ध और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को पूरे देश में फैलाया जा सके और पूरी दुनिया में फैलाया जा सके। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे बात समझ में आपको, यहाँ तक हो गया अशोक कंप्लीट। अशोक की अपने लीजेसी देख ली, अशोक के अचीवमेंट देख लिए, कलिंग वार देख लिया, अशोक का बौद्ध धर्म से रिश्ता देख लिया, धम्म को देख लिया, धम्म की पॉलिसीज़ देख ली, वो सारे जो रॉक एडिक्ट जो चट्टानों पे जो उनके मिले हैं अशोक के लेख, जिसमें धम्म के बारे में जानकारी दी गई है, धम्म की शिक्षाओं के बारे में, वो सारी चीज़ें देख ली। अशोक ने जितने एक्सपांशन किया था उन सब के बारे में देखा, पॉलिसीज़ के बारे में देख लिया। तो अशोक अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब अपना जो अगला, अशोक की मृत्यु होने के बाद अशोक ने अब जो है नए नए राजा आएंगे, जो अब अशोक के बाद आने वाले राजा हैं वो इतने योग्य नहीं थे। कुछ 6 राजा और हैं जो अशोक के बाद आए, किसमें, मौर्य वंश में। और मौर्य वंश में इन 6 राजा के आते आते जो छठा राजा था उसको मारकर जो है फाइनली जो है मौर्य वंश ख़त्म होता है। ठीक है ना। तो अब ये जो 6 राजा हैं इनके बारे में कुछ ज़्यादा इन्होंने कुछ काम भी नहीं किया, धीरे धीरे इन्होंने काम कम ही करते गए है, और जैसे जैसे काम कम होता गया और इनका बड़ा सा साम्राज्य छोटा होता जो है केवल एक राज्य और एक क्षेत्र तक सीमित हो गया था। ठीक है ना। इनके हाथ से सब चीज़ें चली गई। तो अयोग्य राजा होने के कारण ये सब हुआ। ठीक है ना। वरना अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय बहुत ज़्यादा पूरा देश ही उनका गुलाम या उनके अंडर में आता था। ठीक है। तो अब अपन देखेंगे क्या, अगला राजा जो अशोक के बाद मौर्य वंश का राजा बना। तो जो अगला राजा था वो था दशरथ मौर्य। ठीक है ना। दशरथ या दाशरथ था, जो भी बोलना है, दशरथ मौर्य। दशरथ वाज द मौर्यन एम्पायर इन 232 सन 231 BC। इसमें अशोक डाइड अशोक का डाइड हो गया, और 232 में जो है भाई साहब अपने ये जो है राजा बने, और ये लगभग कितने साल रहे, 8 साल रहे। ठीक है ना। ही वॉज द ग्रैंडसन ऑफ अशोक। ये अशोक का जो है पोता था। ठीक है ना। एंड ही इज कॉमनली हेल्ड इन टू हैव सक्सीड हिम एज ए इंपेरियल रूलर ऑफ इंडिया। ठीक है ना। दशरथ प्रेसिडेंट अबाउट द डिक्लाइन इंपेरियम एंड द सीवियर टेरिटरीज ऑफ द एम्पायर ब्रोक अवे फ्रॉम द सेंट्रल रूलर ड्यूरिंग हिज रिजाइन। ठीक है ना। और उसके समय जो है राज्य टूटना चालू हो चुका था। ही हैड कंटिन्यूड रिलीज एंड सोशल पॉलिसीज ऑफ द अशोक। परंतु इसने जो है जो अशोक के धम्म की जो नीतियाँ थी, वो जो सोशल और रिलीजियस पॉलिसीज जो थी अशोक की सामाजिक नीतियाँ, उसको इसने कंटिन्यू रखा था अशोक के बाद भी। ही हैड कंटिन्यूड। दशरथ वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी who was issued empirical instruction as the last Maurya emperor to be on the imperial source। ठीक है ना। और ये आखिरी राजा था जिसके बारे में कहीं भी जो है डिटेल में किसी में लिखा गया, क्योंकि इसने जो है धर्म चलाया था और धर्म गुरुओं ने फिर इसके बारे में लिखवाया होगा। तो वो जो इंस्क्रिप्शन है उनमें ये आखिरी राजा है जिसके बारे में इसमें लिखा हुआ। उसके बाद वाले राजाओं ने ना, तो क्योंकि उनके पास अब इसके बाद जो राजा आएंगे वो धीरे धीरे इनका राज्य ऐसे घटना चालू हुआ, बिल्कुल दी दुंगरी रात चौगनी तरह से, कि उनका जो है साम्राज्य धीरे धीरे इतना ज़्यादा कम हो गया कि ना तो इनके पास फंडिंग आती थी ना पैसा था। तो अब ये दूसरे समाज या धर्म को चलाना, धम्म और ये दूसरे बौद्ध धर्म और इसको फेवर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं था। पैसा नहीं तो धर्म नहीं। तो जिसके कारण क्या हुआ कि अल्टीमेटली जो धर्म गुरु, जो दूसरे भी गुरु थे, उन्होंने भी साइड कर लिया कि अभी राजा के पास पैसा तो है नहीं, कंगाल है, अब इसके बारे में क्या लिखना। दशरथ डाइड इन 224 BC एंड वॉज सक्सीडेड बाय हिज ब्रदर संप्रीति। और दशरथ की मृत्यु जो है सन 224 BC में हो गई, ईसा से 224 साल पहले। और इसके बाद जो नया मौर्य वंश का राजा बनता है वो बनता है संप्रीति। ठीक है ना। अब अगले राजा के बारे में, अब इन्होंने कुछ किया नहीं है जीवन में, ठीक है, इसलिए इनके बारे में कोई भी आपसे कुछ ज़्यादा पूछेगा नहीं। अगला राजा है संप्रीति। संप्रीति ने 224 से लेके 215 लगभग 9 साल भाई साहब रहे हैं राजा मौर्य, है ना, 9 years। ही वॉज द सन ऑफ अशोका's ब्लाइंड सन, है ना। तो देखो अशोक के मरने के बाद उसका पोता जो था दशरथ, वो राजा बना। अशोक का बेटा जो था ना, जो अशोक का बेटा था उसका नाम था कुनुला या कुनाला, जो भी बोल सकते हैं इसको। तो अशोक का जो बेटा था कुनाला, वो था अंधा। ठीक है ना। और अंधा बेटा जो है अशोक नहीं चाहता था कि ये राजा बने, क्योंकि अंधे राजा तो कैसे काम चलता। तो इसीलिए अशोक कुनाला को राजा ना बनाते हुए अशोक ने उसका जो पोता था
जो दूसरे था, तो उसको जो है राजा बना दिया, दशरथ को बना दिया। अब क्या हुआ कि दशरथ जो था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया, उसने कुछ काम किया नहीं, और इनके घर में आपस में ही जो है राज गद्दी के लिए लड़ाई होने लग गई। तो जो अशोक का बेटा था कुणाला, इसका जो एक बेटा था जिसका नाम था भाई साहब संप्रति, ठीक है ना, वो जो है दशरथ की जगह बैठा और मौर्य डायनेस्टी का अगला राजा बना। ही वॉज द ओनली ग्रेट मौर्यन एम्पायर आफ्टर अशोका, वॉज द ग्रेट पैट्रन ऑफ द जैनिज्म। और इसने जो है ये जैन धर्म का जो अनुयायी था, है ना, वो जो इसके पहले जो दशरथ जी जो थे वो कौन से धर्म के थे, वो बौद्ध धर्म के थे। उसने जो है अपने अशोक की जो है सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू किया था। दशरथ जो था वो बौद्ध धर्म का था, और ये जो अगला राजा आया था संप्रति, जो उसका कजिन था, वो था अपना जैन धर्म का अनुयायी। कुणाल वाज द सन ऑफ वन ऑफ द अशोक क्वीन। जो कुणाल था, जो अशोक का बेटा था, जिसका बेटा ये था, तो कुणाल जो था वो अशोक की पत्नी थी पद्मावती, ठीक है ना, वो जैन थी, उसका बेटा था, उससे पैदा हुआ था ये। बट वॉज ब्लाइंडेड इन द कंस्पिरेशन रिमूव द क्लेम ऑफ द थ्रोन, ठीक है ना। परंतु जो अशोक का बेटा कुणाल था ये सबसे योग्य था, परंतु इसको अंधा कर दिया गया। क्यों? कॉन्स्पिरेसी में, राजगद्दी हथियाने के लिए जो दूसरे बेटे थे उन्होंने जो सबसे योग्य बेटा था ये अशोक का, जिसको एक राजगद्दी देना चाहता था, उसको अंधा कर दिया। और अंधे को राजा बना नहीं सकते, इसलिए जो है दशरथ को बनाना पड़ गया। वो दशरथ जब मरा तो फिर इस कुणाल ने अपने बेटे को जो है फिर राजा बना दिया। Kunal was replaced by the Dashrath as the her heir to the throne. Kunal lived in Ujjain with his daima. Sampriti was brought there. Years after being denied of the throne, Kunal and Sampriti approached to the Ashok court in an attempt to claim the throne. Ashok could not deliver the throne to his blind son, but promised Sampriti would be heir after his Dashrath. ठीक है ना। तो अशोक के मरने के, अशोक जो था, कुणाल जो था वो अशोक का बेटा था। तो कुणाल गया अपने पिताजी से कि साहब अब आप तो, पापा जी अब तो जा रहे हो, तो अब जो है मैं राजा बनूंगा। तो अशोक ने बोला कि बेटा तुम तो जो है देख नहीं पाओगे कि राज्य में क्या चल रहा है, क्योंकि तुम्हारी जो है आंखें तुम्हारे भाइयों ने निकाल डाली है राजगद्दी के चक्कर में। तो बोले कि काम करो पापा जी, आप जो है मेरे बेटे को जो है आप राजा बना दो, मैं नहीं बन पा रहा हूँ। तो तब तक अशोक ने जो है दशरथ को बना दिया था राजा, जो इनके दूसरे बेटे से हुआ था। तो इसने बोला कि ठीक है, मैं तुझे तो नहीं बना पा रहा हूँ, पर तेरे बेटा जो है संप्रति, इसको मैं राजा बना दूंगा दशरथ के बाद। ये अशोक ने बोला था और इसीलिए बना भाई। आफ्टर द दशरथ डे संप्रति इनहेरिटेड द थ्रोन ऑफ द मौर्य एम्पायर, ठीक है ना। वो दशरथ की मृत्यु के बाद संप्रति जो है वो मौर्य डायनेस्टी का अगला राजा बना। अब संप्रति भी गया, ठीक है ना, 215 ईस्वी में संप्रति भी चला गया। उसके बाद अगला जो राजा आया 215 में, जो अगला राजा आया वो आया शालीशुका मौर्य। तो ही रूल्ड फॉर 215 to 202, ठीक है, ये लगभग 13 साल रहा वही अपना राजा। ही वॉज द सक्सेसर एंड द सन ऑफ संप्रति, और ये संप्रति का बेटा था। वाइल द योग पुराण सेक्शन ऑफ द गार्गी संप्रति मेंशन ही में से, अच्छा, तो योग पुराण में जो है संप्रति को क्या मेंशन किया गया है, एक क्वेरलसम, ये बहुत झगड़ालू था, अनराइटियस रूलर, और कुछ भी सही नहीं था, ये दिमाग का पागल था। ही वॉज बोर्न टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रूथ, और इसका जन्म जो है, ऐसा ही पुराणों में लिखा गया है कि इस महाराज का जन्म जो है इस संहिता में लिखा गया है कि एक तो ये बहुत ही चिड़चिड़ा था, गुस्सैल था, और इसका जन्म जो है सत्य को नाश करने के लिए हुआ था। मतलब ये इतना अधर्मी और इतना बेवकूफ़ था कि ये सब जगह जो है गलत ही गलत हो रहा था इनके राज्य में, ठीक है ना। ये सब चीज़ें इसमें लिखी है। अकॉर्डिंग टू द पुराण ही वॉज सक्सीडेड बाय द, और इसकी मृत्यु के बाद सन 202 में, ठीक है ना, देववर्मन जो है अगला मौर्य वंश का राजा बना। तो अगला राजा आएगा देववर्मन। तो देववर्मन या देववर्धन जो ही है, ये सन 202 से लेके 1995, ये लगभग 7 साल रहा भाई अपना राजा। अकॉर्डिंग टू पुराण्स ही वॉज सक्सेसर ऑफ द शिशुलक मौर्य एंड रिजाइंड फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ द 7 ईयर। ये केवल 7 साल के लिए। ही वॉज अनराइटियस, क्वेरलसम एंड वेरी वीक, क्रूअल लाइक हिज प्रेडेसर शालीशुका, ठीक है ना। तो यही बोल रखा है कि पुराणों में कि ये भी जो है इसके जो पिताजी थे शालीशुक, उसी के प्रकार एक बिल्कुल गलत था। अनराइटियस मतलब बिल्कुल सही करने वाला नहीं था। क्वेरलसम मतलब होता झगड़ालू, भयंकर, क्रोध, गुस्सा, बहुत ही कमज़ोर था। एंड क्रूअल, और बहुत ही क्रूअल था। मतलब क्रूअल समझ लीजिए कि मतलब किसी को भी कुछ भी सजा दे देते बिना सोचे समझे, ठीक है ना। बट ही वॉज ए बिट वीक, लाइक ऑल द मौर्यन एम्पायर वॉज रेन आफ्टर द अशोक। ही वॉज सक्सीडेड बाय
हाँ ये हो गया। तो अंततः क्या हुआ कि ये इसके कारण एक तो ये क्वालिटियाँ भी इसके पास कुछ नहीं थी और ये बहुत कमज़ोर भी था, जिसके कारण जो है सन 195 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। और इसके बाद जो अगला राजा बनता है वो बनता है शातादवर्मन, ठीक है ना। तो ये अगला राजा बनता है, इनके नाम ऐसे ही हैं, आपको ऐसे ही याद रखना है। तो शाताधनवन, तो ये जो है अगला राजा मौर्य डायनेस्टी का बनता है। और ये लगभग जो है कितने 5 और 3 8 साल ये रहता है। पुराणों में कहा गया है कि ये देववर्मन का जो है बेटा था और ये लगभग 7-8 साल रहा। और इसके बाद जो अगला राजा बनता है वो बैदरथ मौर्य बनता है, ठीक है ना। तो ये आखिरी राजा है मौर्य डायनेस्टी का, जिसका नाम है बैदरथ, ठीक है ना, बैदरथ। तो अब बैदरथ जो है 187 से लेके ये लगभग 2 साल रहा, ठीक है ना। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य एम्पायर। ये पूछ लेते हैं, है ना, कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि मौर्य डायनेस्टी का आखिरी राजा कौन था। बस यही इंपॉर्टेंट है, इसने कुछ किया धरा नहीं है। अल्लाह समझ लो जो अशोक ने, जो इन लोगों ने, मतलब कितनी जल्दी साम्राज्य खत्म होता है अगर बच्चे योग्य नहीं हो तो। इस देख लो आप, अशोक ने मौर्य डायनेस्टी पूरे दुनिया भर, मतलब आप समझ लो पूरा भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, वहाँ तक फैला था इनका राज्य, ठीक है। और इतना ज़्यादा, और पूरे दुनिया में भी इन्होंने साउथ इंडिया में भी श्रीलंका वगैरह और इससे धम्म की नीति के थ्रू बहुत सारे दूसरे भी राज्य जो है जीते थे, संधियाँ बनाई थी। और समय के साथ देखो क्या स्थिति हो गई कि आने वाले 50 साल में पूरा का पूरा साम्राज्य गायब हो गया, ठीक है ना। जो आने वाले 6 के 6 राजा वो बिल्कुल ही मूर्ख आए और पूरा जो है मौर्य डायनेस्टी को ही ख़त्म हो गया। बस ये पूछा जाता है कि आखिरी डायनेस्टी कौन सी थी, मौर्य डायनेस्टी का आखिरी राजा कौन सा था। तो मौर्य डायनेस्टी का आखिरी राजा था ये भाई अपना भरतरथ, ठीक है ना। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी और सन 187 BC से 185 लगभग 2 साल रहा ये। द मौर्य टेरिटरी सेंटर्ड ऑन द कैपिटल पाटलिपुत्र हैड श्रंक कंसिडरेबली फ्रॉम द टाइम ऑफ अशोक। मतलब जहाँ अशोक के समय पूरा का पूरा देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, काबुल वाबुल और वो सब हिंदुकुश और वो सब आता था, वहीं इसके आते आते 50 साल में जो है वो केवल पाटलिपुत्र तक, जो इनका जो पटना वाला जो क्षेत्र है, बस उस शहर तक ही मौर्य डायनेस्टी रह गई थी। बाकी पूरा देश आज़ाद हो गया था इनके कब्जे से, ठीक है ना। तो मतलब ये इतने बेवकूफ़ थे। ही वॉज किल्ड बाय हिज जनरल। और अंततः जो है इस भरतरथ को, इसके जो जनरल था, इसका जो सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, ठीक है ना, उसने इसकी हत्या कर दी। और तख्ता पलट करने के बाद जो है मगध में या पाटलिपुत्र में मौर्य डायनेस्टी का अंत करके आखिरी में पुष्यमित्र शुंग ने शुंग डायनेस्टी की स्थापना करी है, इस्टेब्लिशमेंट करी। क्लियर इतना, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ये राजाओं की प्रथा चल रही थी, इतना तो आपने देखा, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन चालू होते हैं जो ऐसे वाले हैं जो 11 नंबर में आने वाले होते हैं। अब अपन पढ़ेंगे मौर्य जो एम्पायर है उसकी जो पॉलिसीज़ थी, सोशल पॉलिसीज़, रिलीजियस पॉलिसीज़, सोशल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम, ठीक है ना, फॉरेन ट्रेड, जितने भी आयाम, जितने भी चीज़ें हो सकती थी एक राज्य को करने में। क्योंकि चाणक्य ने अर्थशास्त्र में काफ़ी डिटेल में जो है इतना व्यापार के बारे में लिखा है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय इतना डेवलप राज्य था, मौर्य डायनेस्टी इतनी डेवलप थी कि उसके बारे में इतना लिखा गया है कि वो अपने को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पूछा जाएगा। और ये पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर में, आप उठा कर देखोगे तो सीधे सीधे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं मौर्य डायनेस्टी। तो राजाओं को तो अपन ने सारा को कंप्लीट कर लिया है, पर जो शुरू के 3 राजा हैं कौन कौन से, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अपना अशोक, इन तीनों ने जो मौर्य डायनेस्टी की इतना ज़्यादा एक्सपांशन किया और इतनी अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बनाई, और इनका सिस्टम जो था पूरी दुनिया में एक तरफा था। उस सिस्टम को पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है, उसको अपने को ज़रूर पूछा जा सकता है, उसको अपने को देखना है। एडमिनिस्ट्रेशन है सब। तो अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मौर्य डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ मौर्य एम्पायर। In Arthashastra, the concept of Saptang Rajya has been mentioned, which means that the state comprise 7 अंग और एलिमेंट, ठीक है ना। अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य ने लिखी थी, चाणक्य ने अपनी किताब में किसी भी राज्य में 6 प्रकार के एलिमेंट की बात करी है कि कोई भी राज्य जो होता है ना वो 6 प्रकार के एलिमेंट से बनता है, ठीक है ना। तो 6 प्रकार के एलिमेंट कौन होते हैं और क्या होते हैं, वही जो पूरा डिटेल है वही यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है, क्योंकि वो 6 राज्यों से ही चीज़ें बनी हैं और वही सब राज्य चलाती है। तो वो 7 चीज़ें हैं उन्हीं से चलती है। तो अब अपने को ये जो 7 चीज़ें हैं इनको एक एक को डिटेल में देखना है। ये इंडिविजुअल भी आ सकते हैं, या अगर सीधा आ जाए अगर ऐसे में लिखने को तो 11 नंबर में सीधा भी आ सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़ आप डिस्कस कर दें।
मौर्य डायनेस्टी की। तो चाणक्य ने पूरे मौर्य डायनेस्टी को 7 भागों में बांटा था, 7 हिस्सों में बांटा था। और पहला हिस्सा है भैया राजा, खुद स्वयं राजा, किंग, स्वामी। अकॉर्डिंग टू द कौटिल्य, ये मैंने पॉइंट वाइज बना दिए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अकॉर्डिंग टू द कौटिल्य, द किंग वाज द धर्म प्रवर्तक एंड ही इशूड द रॉयल स्क्रिप्ट एंड मेंटेन द एंशिएंट रूल एंड द कस्टम। ठीक है ना। तो कौटिल्य ने क्या कहा है कि भैया मौर्य डायनेस्टी में जो राजा होता है वो धर्म प्रवर्तक होता है, मतलब वो धार्मिक होता है, ठीक है ना, वो धर्म को आगे चलाने वाला होता है। वो जो पुराने रिचुअल्स और जो पुरानी प्रथाएं हैं उसको संयमित करने का, उसको रखने का और उसको बनाए रखने की प्रोसेस के लिए वो जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। यही लिखा हुआ है, ही इशूड ए रॉयल स्क्रिप्ट एंड मेंटेन द एशियंट रूल एंड कस्टम्स। He was assisted by a council of ministers, but he took final decision by himself regarding law and order and revenue and war। ठीक है ना। अगले पॉइंट में ये बोला है कि राजा की मदद करने के लिए एक सलाहकार समितियां होती थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे, जैसे अपने अभी भी होते हैं। ये उस ज़माने में भी चलता था, ईसा से 300-400 साल पहले। तो उस ज़माने में भी जो है मौर्य डायनेस्टी में जो राजा होते थे उनको सलाह देने के लिए काउंसिल्स होती थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते जो उसको सलाह देते थे, परंतु वो केवल सलाह दे सकते थे। फाइनल डिसीजन जो होता था किन किन चीज़ों पे, जैसे रेवेन्यू पे, वार पे, इस प्रकार के लॉ पे जो भी फाइनल डिसीजन आना है वो राजा लेता था, ठीक है ना। अशोक हैड डिक्लेयर दैट इवन कॉमन पीपल कुड मीट हिम एनीथिंग। अशोक ने तो ये बोला था कि कोई भी आम आदमी भी मुझसे मिल सकता है, ठीक है ना। शहंशाह हिंदुस्तान था वो। वेराइज टाइप ऑफ स्पाइसेस कलेक्टेड इंटेलिजेंस एंड रिपोर्टेड टू द किंग। अलग अलग प्रकार के जो है क्या बोलते हैं गुप्तचर होते थे जो अलग अलग राज्यों से जो है छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन लाते थे। देयर वर स्टेशनरी स्पाइसेस हु वर द पोस्टेड इन परमानेंट। कुछ ऐसे जासूस होते थे जो केवल एक ही जगह या एक ही क्षेत्र में रह के वहाँ की जासूसी भरी खबरें जो है राजा तक पहुँचाते थे, और कुछ जो होते वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और खबरें पहुँचाते थे। द स्पेशल रिपोर्टर ऑफ द किंग केप्ट हिम इन्फॉर्म्ड ऑफ द पब्लिक। और कुछ रिपोर्टर होते थे जो राजा को हमेशा पब्लिक के बारे में, पब्लिक की समस्याओं के बारे में जानकारी देते रहते थे। तो ये जो है राजा के बारे में जानकारी थी। जो 7 अंग है उसमें से पहला है राजा, और राजा क्या क्या काम करता था और राजा के सलाहकार के सलाह के लिए क्या क्या होता था, ये सारी चीज़ें अपन ने 7 पॉइंट में देख लिया, ठीक है। अब आगे देखेंगे इसमें अगला दूसरा जो राज्य का भाग होता है, दूसरा एलिमेंट जो होता है चाणक्य के अनुसार वो होता है अमात्य। अमात्य का मतलब होता है मंत्री, ठीक है ना। हिंदी में बोले तो मंत्री, मंत्री जी बोले तो मिनिस्टर। जैसे अपने यहाँ होते हैं एक प्रधानमंत्री होता है, बाकी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वैसा का वैसे ही। अब जो एक हो गया पीएम जो कि खुद था राजा, किंग जो अपन ने पहला पढ़ा। अब दूसरा हो गया अमात्य, मतलब उसके मंत्री, ठीक है ना। तो मंत्री को क्या बोलते थे, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट या मिनिस्टर्स होते थे, इनको अमात्य बोला जाता था, ठीक है ना। मतलब मंत्री नहीं बोलते थे उस समय, मंत्री शब्द की जगह अमात्य बोलते थे, ठीक है ना, ये समझ लो। और हर अमात्य को एक एक डिपार्टमेंट दे रखा था, ठीक है। किसी को शिक्षा का, किसी को जल का, किसी को कंस्ट्रक्शन का, किसी को व्यापार का, किसी को टैक्स का, रेवेन्यू का, ठीक है ना। ये अलग अलग काम एक एक मंत्री के डिपार्टमेंट में थे। मंत्री परिषद, ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वॉज अपॉइंटेड बाय द किंग टू असिस्ट, है ना। एक मंत्री परिषद बनाई जाती थी जो राजा खुद बनाता था और वो उसको सलाह देती थी हर विषय पे। द महामंत्री और द हाई मिनिस्टर आल्सो अटेंड द मीटिंग ऑफ द मंत्री परिषद। जो मंत्री होते थे वो मंत्री परिषद की मीटिंग में जाते थे। जाहिर सी बात है, अब पीएम बुलाएगा तो सीएम तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। द महामंत्री रिसीव, अच्छा, अब जो महामंत्री होते थे, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते थे, है ना, केंद्रीय मंत्री, उनको लगभग मिलता था 48,000 पनाज। ये एक सोने सिल्वर के चांदी के सिक्के होते थे, ये इनकी तनख्वाह थी उस जमाने। 48,000 चांदी के सिक्के जो है ये दिए जाते थे तनख्वाह के तौर पे महामंत्रियों को, है ना। जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनको 48,000 चांदी के सिक्के मिलते थे, ठीक है। और जो उसके नीचे मंत्री परिषद के जो दूसरे मेंबर होते थे उनको 12,000 चांदी के सिक्के साल भर में दिए जाते थे। ये इनकी तनख्वाह होती थी। सिल्वर के सिक्कों में, चांदी के सिक्कों में तनख्वाह दी जाती थी इतनी। 50,000 चांदी के सिक्के समझ पा रहे हो तुम? नहीं समझ पा रहे हो तुम। जब तुम चांदी खरीदोगे तब तुम्हें पता चलेगा। दे वर आल्सो द बॉडीज ऑफ ट्रेंड ऑफिशियल हु टुक आफ्टर द ऑर्डिनरी अफेयर्स ऑफ द रीजन, ठीक है ना। और कुछ ऐसे ऑफिसर भी होते थे जो मंत्रियों के नीचे काम करते थे और जो ऑर्डिनरी अफेयर, जो छोटे मोटे अफेयर्स होते थे उसको मेंटेन करते थे, है ना। मतलब ग्रुप ए ऑफिसर, ग्रुप बी अपने होता है ना, यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी से जो लोग जाते हैं वो मंत्रियों को असिस्ट करते हैं काम करने के लिए, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। वैसा का वैसा सिस्टम उस समय भी ये सब चल रहा था। Important functionaries were called तीर्थस। द हाईएस्ट फंक्शनरीज वर, सबसे बड़ी जो फंक्शनरीज होती थी, काम करने की जो सबसे बड़ी बोले तो अथॉरिटी होती थी या संस्था होती थी या व्यक्ति जो था काम करने का सबसे बड़ा, वो था मिनिस्टर, ठीक है ना। कैबिनेट मिनिस्टर, मंत्रीज बोलते थे। जो राज्य का सबसे बड़ा
पुजारी जो था उसको पुरोहित बोला जाता था, और जो कमांडर इन चीफ जो सेना का प्रमुख होता था उसे सेनापति बोला जाता था। एंड द क्राउन प्रिंस, और जो राजा के बच्चे होते थे, क्राउन के जो है ना, जो उत्तराधिकारी होते थे राजगद्दी के, उनको युवराज बोला जाता था। ये तो समझ में आता अपने को, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें होती थी। द ऑफिशियल्स हु वर इन चार्ज ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट वर नोन एज अमात्य, महामात्य एंड अध्यक्ष, ठीक है ना। और जो अलग अलग डिपार्टमेंट के जो हेड होते थे उनमें उनको अमात्य, महामात्य और अध्यक्ष, इन ये अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट जो होते थे उस अनुसार बनाया जाता था। तो स्टेट अपॉइंटेड 27 अध्यक्ष सुपरिटेंडेंट मोस्टली टू रेगुलेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द स्टेट, ठीक है ना। राज्य के अंदर जो है 27 सुपरिटेंडेंट, एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को बनाया जाता था। वो मेनली क्या करते थे, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो थी वहाँ की राज्य की आर्थिक गतिविधियों को चलाने का काम करते थे। तो ये 27 लोग द कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड, ये लोग क्या करते थे, ये कंट्रोल करते थे और रेगुलेट करते थे एग्रीकल्चर को, खेती को, ट्रेड को और कॉमर्स को, ठीक है ना, वेट को, मेजर्स को, क्राफ्ट को, सच एज वेइंग, स्पिनिंग, माइनिंग, इस प्रकार की सारी जो एक्टिविटीज़ होती है ये 27 लोग उसको करवाते थे। कौटिल्य ने मेनी टैक्स टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द पीसेंट, आर्टिशन एंड ट्रेडर्स, ठीक है ना। और कौटिल्य ने ये भी लिखा है कि बहुत सारे जो टैक्स है वो ट्रेडर्स से, आर्टिशन और पीसेंट से जो है, जो आर्टिशन होते हैं, आर्टिस्ट जो लोग होते हैं, उन लोगों से बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था टैक्स के तौर पे। तो ये सारा जो है अमात्य के बारे में अपन ने देखा, इनकी तनख्वाह देखी, अमात्य होते क्या वो देखा, मंत्रिपरिषद देखी, मंत्री कितने प्रकार के होते वो देखे, उनकी तनख्वाहें देखी, कैसी तनख्वाहें दी जाती थी, उसके बाद सैलरी कैसे दी जाती थी, सैलरी के बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट पद देखे, उसके बाद अपन ने सुपरिटेंडेंट वगैरह के कैसे क्या अपॉइंटमेंट होता था, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। अगला देखेंगे अपन जनपद या अगला। अब तीसरा जो भाग होता है वो होते हैं लोग। पहला हो गया राजा, दूसरा हो गया राजा के मंत्री, और तीसरा, अगर राज्य का जो तीसरा एलिमेंट है वो वहाँ की जनपद, वहाँ के लोग, ठीक है ना। लोग बोले तो वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों को हैंडल करने के लिए जो शहर, फिर अपने यहाँ होता ना जिला परिषद, नगर परिषद, ग्राम परिषद, ग्राम पंचायत, इस प्रकार से उस समय भी ये सब चलता था। तो उस प्रकार से जो छोटे क्षेत्र होते थे वहाँ पर भी एक मंत्री रखे जाते थे जो छोटे स्तर के होते थे, वो गाँवों से जुड़े होते थे, और गाँव में भी जो है कुछ 2-4 गाँव को मिलाकर जो है एक नेता या इस प्रकार से चुना जाता था, वो गाँव का मेंटेनेंस करता था। तो इस प्रकार से एक हिरार्की बनी हुई थी, ठीक है। तो अब वो देखेंगे कि जनपदों में बटा हुआ था पूरा मौर्य साम्राज्य, है ना। अपने होता ना जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, यही वाला जो सिस्टम था पहले वहाँ अलग इस तरीके से था। द मौर्यन एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 4 प्रोविंसेस अपार्ट फ्रॉम द मगध। जो मौर्यों का जो पूरा एम्पायर था वो 4 भागों में बटा हुआ था, ठीक है ना, अपार्ट फ्रॉम द मगध विच इज़ द कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र। कैपिटल जो थी वो जो पाटलिपुत्र वगैरह जो थी वो सब, तो इसके अलावा भी 4 भाग थे। द 5th प्रोविंस कलिंग वाज इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। तो 4 भागों में पूरा 5 भागों में जो है पूरा बटा हुआ था अपना मौर्य डायनेस्टी का कार्यकाल, साम्राज्य। ये 5 जगह क्यों चुनी गई थी? ये 5 जगह इसलिए चुनी गई थी कि अशोक, मतलब ये समझ लीजिए कि 5 राजधानी थी, 5 सेंटर थे। जैसे एमपी में अगर आप आएंगे तो 4 आपको बड़े शहर मिलेंगे, है ना, जहाँ पे ज़्यादा सुविधाएं हैं, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी, जैसे भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, ग्वालियर हो गया, जबलपुर हो गया। अगर इंडिया में देखें तो 4 बड़े शहर, दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, कैलकाटा हो गया और अपना एक बेंगलुरु हो गया। तो ये 4 बड़े शहर हैं। तो ऐसा ही पूरे देश को चलाने के लिए कहीं कहीं पे आपको सेंटर बनाने पड़ेंगे, बड़े बड़े सेंटर, जहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल किया जाए। तो इन भाइयों ने भी 5 सेंटर बनाए थे, ठीक है। मौर्य डायनेस्टी में भी 5 सेंटर थे जहाँ पे सारी चीज़ें कंट्रोल होती थी। वो कौन कौन सी जगह थी जहाँ पे 5 बड़े बड़े शहर डेवलप हुए? तो एक था उत्तर पठा, ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का था, ठीक है ना। ये जो तक्षशिला है, पेशावर, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो एरिया था, उस पूरे एरिया के लिए जो एक मेन बड़ा शहर था वो था भैया अपना उत्तर पठा, और जहाँ की राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला वही है जहाँ से चाणक्य पड़े हुए थे। दूसरा जो शहर बड़ा डेवलप हुआ वो था दक्षिणापथ, और दक्षिणापथ की जो राजधानी थी वो थी सुवनगिरी, ठीक है ना। ये साउथ इंडिया में था, नीचे की तरफ कर्नाटक केरला वाला एक सेंटर ऑफ जो बड़ा शहर वो था दक्षिणापथ। दक्षिणापथ की राजधानी थी वो थी सुवर्णगिरी। जो ईस्टर्न इंडिया था, है ना, पूर्वी भारत, तो पूर्वी भारत का जो था वो ईस्टर्न इंडिया के जो कैपिटल बनाई थी वो बनाई थी तोशाली, ठीक है ना।
मतलब ये जो शहर के नाम है ना, तक्षशिला, स्वर्णगिरी, तोशाली, उज्जैन, ये सब बड़े बड़े शहर हो गए थे उस ज़माने में, जहाँ पे ट्रेड, कॉमर्स और पूरी इकोनॉमी आके रुकती थी। अगला है अवंतीरथा, इसकी कैपिटल थी उज्जैन। उज्जैन एक बड़ा शहर था, उज्जैन मध्य प्रदेश में है। कलिंग जो था उसकी राजधानी थी अपनी तशाली या धौली। तो ये 5 बड़े बड़े शहर उभर कर आए और इन्हीं 5 बड़े बड़े शहरों से सारा एडमिनिस्ट्रेशन होता था। तो पूरा जो मौर्य डायनेस्टी था इन 5 बड़े शहरों पर केंद्रित था। द हेड ऑफ द प्रोविंस एडमिनिस्ट्रेशन वाज द वायसराय। और हर जो 5 राज्य हैं, ये जो छोटे छोटे 5 राज्य जो बड़े बड़े ये जो बने हैं इंपॉर्टेंट लोकेशन, इनका जो हेड होता था उसको वायसराय बोला जाता था। वहाँ जो चार्ज इन ऑफ लॉ, और इसका काम क्या होता था, वहाँ का लॉ मेंटेन करना, कानून व्यवस्था मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर, कलेक्शन और टैक्स का कलेक्शन करना वहाँ के, ठीक है ना, ये सब चीज़ें। ये वहाँ जनरली ये प्रिंस फ्रॉम द, और जनरली ये वायसराय जो होते थे कौन होते थे, वो राजा के ही बेटे होते थे, ठीक है ना, क्योंकि इतने ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है। और राजा अपने 5 बेटे हैं, क्योंकि बहुत सारी पत्नियां होती थी तो बहुत सारे बच्चे होते थे, तो राजा अपने 5 या जो भी प्रमुख इंपॉर्टेंट योग्य बच्चे थे उनको इनका जो है मतलब वायसराय बना देता था, ठीक है ना, और वो यहाँ पे राज करते थे सब। द प्रोविंसेस व फर्दर डिवाइड, और ये एक एक जो प्रोविंस थी ये और फिर डिवाइड होती थी नीचे जाके, ठीक है ना, डिवीज़न में बनते थे, ठीक है ना, डिवीज़न बन जाते थे। और जो डिवीज़न थे उनका जो अधिकारी होता था उसको बोलते थे प्रदेशिका, जो प्रदेश का प्रमुख होता था। अब उज्जैन मान लो, अगर उज्जैन में इनका एक सेंटर था तो उज्जैन के आसपास मतलब इन्होंने MP, राजस्थान, गुजरात, इन सबको मिला के एक सेंटर उज्जैन बनाया, ठीक है ना। अब उज्जैन के भी अब और नीचे जाएंगे तो अब 3-4 राज्य आ गए, ठीक है ना। तो अब गुजरात का भी इन्होंने एक नया प्रदेशिका बना दिया, मध्य प्रदेश का एक प्रदेशिका बना दिया, ठीक है ना, राजस्थान का एक प्रदेशिका बना दिया। ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि अब नीचे जा रहे हैं अपन हायरार्की में, राजा हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, फिर उसके नीचे और मिनिस्टर आ गए, फिर अब राज्य के वायसराय आ गए, अब उसके नीचे और अपन जा रहे हैं, ठीक है ना, ये अपन नीचे जाते जा रहे हैं, प्रदेशिका पर आ गए अपन। तो अब ये प्रदेशिका क्या करते थे, जो राज्य होते छोटे छोटे, आज की तारीख में अगर अपन राज्य बोले तो उनका जो हेड होते थे, डिवीज़न व डिवाइडेड इनटू, अब ये जो राज्य होते थे ये फिर से जिलों में डिवाइड होते थे, और जिलों के जो अधिकारी होते थे उनको बोलते थे राजुका। बात समझ में आ रही है। पूरे देश का जो मेन होता था वो उसको बोलते थे राजा, किंग। फिर उसके जो सलाहकार और जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होते थे उसके जो मंत्री होते थे उसको कैबिनेट अमात्य या कैबिनेट मिनिस्टर बोला जाता था। फिर जो राज्य में पूरे देश को 5 भागों में 5 इंपॉर्टेंट लोकेशन डिसाइड की गई जहाँ पे ट्रेड वगैरह और ये सब चीज़ें इंपोर्ट के अनुसार उसको डेवलप किया गया। तो जो 5 बड़े बड़े लोकेशन थी वो ये 5 लोकेशन थी, और इनके अधिकारी को जो सबसे बड़ा अधिकारी है इनका जो इंचार्ज था वो होता था वायसराय। वायसराय जो अब ये राज्य, अब ये बड़े बड़े क्षेत्र हो गए, इनमें 3-3 राज्य आते थे एक क्षेत्र में। तो फिर अब इसके नीचे जो आदमी आएंगे वो आएंगे जो राज्य के प्रमुख होंगे जिनको बोलते थे प्रदेशिका। अब राज्य के अंदर गए तो राज्य के अंदर जिले होंगे, तो अब जिले के जो प्रमुख होते थे उनको बोलते थे राजुका, ठीक है ना, राजुका। द लोवेस्ट यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द विलेज हेडेड बाय द ग्रामीण। वो जो जिले होते थे वो फिर जो है गांव में बढ़ते थे, और जो गांव का प्रमुख होता था उसको ग्रामीण ही बोलते थे। वहाँ समझ में आ रही, आज जैसा सिस्टम था उतने साल पहले, ईसा से 300-400 साल पहले, मतलब आज से लगभग 2500 साल पहले ये प्रोसेस उन्होंने अपनाई थी। मतलब इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना जहाँ पर भी, तो वो राज्य अच्छे से चल पाता है। द पाटलिपुत्र, द कैपिटल सिटी ऑफ मौर्य, द म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन वाज कंडक्टेड बाय 6 कमेटी। जो पाटलिपुत्र थी वो सबसे बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट लोकेशन थी। तो पाटलिपुत्र की जो है 6 कमेटियाँ होती थी, 5-5 मेंबर होते थे सब में। ईच कमेटी वाज गिवन डिफरेंट सब्जेक्ट लाइक इंडस्ट्री, फॉरेनर, ट्रेड और मार्केट, ठीक है ना। तो पाटलिपुत्र एक सबसे बड़ा इनका, क्योंकि मेन राजधानी वही थी, तो वहाँ का लिए एक बड़ा शहर था, मेट्रो सिटी थी इन लोगों के लिए, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या भी थी, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू और ये सब चीज़ें भी आती थी। तो बड़े शहरों के लिए इनके पास 6 समितियाँ बनी थी। उन 6 समिति में एक में 5-5 लोग होते थे, और 5-5 लोग ही जो है वो जो एक समिति है वो अलग अलग विषयों पर अलग अलग डिपार्टमेंट का काम देखती थी, जिनमें से ट्रेड, फॉरेन, मार्केट वगैरह ये सब चीज़ें देखती थी एक काम। तो ये समझ में आ रहा है ना आपको, ये जनपदों में डिवाइड हुआ था। ये कौटिल्य के अनुसार तीसरा एलिमेंट है किसी भी राज्य का, किसी भी देश का, ये तीसरा है। चौथा, दुर्ग या फोर्टिफाइड कैपिटल, ठीक है ना। तो राजा की जो राजधानी है उसको अपने को अच्छा करना है, ठीक है ना। राजा का जो मेन एरिया है, जो मेन जहाँ पे सब चीज़ें होती है, ट्रेड वगैरह होता है, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू होता है, जहाँ पे कलेक्शन रखा जाता है, पैसे रखे जाते हैं, ट्रेजरी होती है,
और राजा के आसपास राजा के बचाव के लिए, राजा की सुरक्षा के लिए जो किला होता है, दुर्ग होता है या जो राजधानी होती है, उसको सब तरफ से जो है फोर्टिफाई करना, मतलब किलाबंदी करना, पूरे शहर को ढकना, ताकि बाहर वाले लोग उस पर चढ़ नहीं पाए, आक्रमण नहीं कर पाए। तो पूरे एरिया को, पूरे शहर को जो है किलाबंदी कर दी, सब तरफ से जो है उसको पैक कर दिया, ठीक है ना। उसके अंदर कैसे करते थे ये देखेंगे। द मौर्य मेंटेन ए ह्यूज आर्मी, हायर ऑफिशियल्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द फ्रंटियर फोर्ट, ठीक है ना। जो हायर अधिकारी होते थे वो फ्रंटियर, जो आगे वाले जो प्रमुख किले थे उनकी रक्षा के लिए और वो जिम्मेदार होते थे। द डिटेल डायरेक्शन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मेन फोर्ट इन द कैपिटल सिटी वर गिवन बाय द कौटिल्य, और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में जो मेन फोर्ट था इनका, जो प्रमुख किला था, उसका कंस्ट्रक्शन के बारे में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी गई, ये सब चीज़ें कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखी है। ही आल्सो सजेस्टेड दैट द फोर्ट शुड बी सेवरल सेक्रेट एग्जिट रूट। इसने बोला है कि जो किले होते हैं उसके अंदर बहुत सारे सेक्रेट जो है गुप्त द्वार होने चाहिए, ताकि इमरजेंसी के केस में वहाँ से इन गुप्त द्वारों से राजा को और प्रजा को वहाँ से निकाला जा सके, ठीक है ना। तो ये सब कौटिल्य ने उस जमाने में सोच लिया था ये सब। कौटिल्य स्ट्रांगली अप्रूव द एडिक्वेट ट्रेंड स्टैंडिंग आर्मी। कौटिल्य ने बोला है कि हमारे पास जो आर्मी होती है वो ट्रेंड होनी चाहिए, विच वॉज सपोर्टेड बाय द रिक्रूटेड ऑल फ्लेवर, जिसमें सभी प्रकार के वर्ण के और लोग आए, ठीक है, जो योग्य है वो आए आर्मी में, अच्छे लोग राज्य की रक्षा के लिए आगे आए। इस प्रकार से मेगास्थनीज ने लिखा है कि जो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था मौर्यों का, वो ऑफ द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द आर्मी वाज कैरिड थ्रू द वार ऑफिस कंप्राइजिंग ऑफ 30 मेंबर। जो युद्ध वगैरह के लिए एक 30 मेंबर की एक कमेटी होती थी, इट वाज डिवाइडेड इनटू 6 बोर्ड 5 मेंबर एज। और जो 30 मेंबर है, ये 6 कमेटियाँ होती थी, एक में 5 मेंबर होते थे, टोटल 30 लोग होते थे। 30 लोग ही पूरे वार को का ये पूरा डिसाइड करते थे। अच्छा, और ये है पूरा डिटेल में कि वो कमेटियों क्या क्या काम, कमेटियाँ क्या क्या थी। 6 कमेटियाँ थी, ठीक है ना, 6 कमेटी, एक में 5 मेंबर, ठीक है ना। तो 6 कमेटियाँ ये रही। देखेंगे पहली जो कमेटी है वो बोर्ड ऑफ एडमायरेटली इंचार्ज ऑफ नेवी। ये वाली जो कमेटी होती थी ये नेवी की इंचार्ज होती है, ठीक है ना। हालांकि कौटिल्य ने इसके बारे में नहीं लिखा है, पर मेगास्थनीज ने लिखा है। तो पहली जो कमेटी थी वो इसमें 5 मेंबर होते थे, जो वहाँ उनकी नेवी का ध्यान रखती थी, नेवी का मेंटेनेंस। दूसरा था इन्फेंट्रीज, जो घुड़सवार होते हैं, जो कैवेलरीज होते हैं, उनके लिए एक अलग समिति। जो वार चेरियोट्स होते हैं, रथ, जो युद्ध में जो रथ चलते हैं, उसके मेंटेनेंस के लिए एक अलग समिति। जो वार एलिफेंट होते हैं, युद्ध में जो हाथी वगैरह यूज़ होते थे, जानवर, उनके लिए एक अलग कमेटी थी 5 लोगों की। द बोर्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड सुपरविजन ऑफ इक्विपमेंट, और एक कमेटी होती थी 5 लोगों की, जो हथियारों को लाने ले जाने और उनके ट्रांसपोर्टेशन पे ध्यान रखती थी, और कहाँ कहाँ पे हथियार सप्लाई करना। मतलब ज़बरदस्त सिस्टम था भाई इनका, कोई इनको तोड़ ही नहीं सकता था। इनके पास इतना ज़्यादा डिटेल में जो है सब चीज़ें इन्होंने सोच ली थी। तो ये सब चीज़ें उस ज़माने में सोची गई थी, आज से 2500 साल पहले। अगला जो 5वां एलिमेंट है किसी भी राज्य का, वो होता है वहाँ का पैसा, खजाना, ठीक है ना, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टैक्स वर लेविड ऑन बोथ द कैश एंड काइंड। लैंड रेवेन्यूज वर द मेजर सोर्स ऑफ द इनकम। प्रेजेंट हैव टू पे 1/6 ऑफ द प्रोडक्ट एज अ भागा एंड एक्स्ट्रा टैक्स टू ट्रिब्यूट, ठीक है ना। तो इन्होंने भी बोला है कि टैक्स को जो है वो कैश में भी पे किया जाता था और ज़मीन के रूप में भी पे किया जा सकता था, ठीक है ना। और जो इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो लैंड रेवेन्यू, वो ज़मीन से आता था। और उन्होंने बोला है कि जो लोगों से जो है ये 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन लेते थे, ठीक है ना। मतलब अगर आपके अपने 6 बोरी गेहूँ अनाज उगाया है तो उसका 1 बोरी राजा को एज ए टैक्स आपको भरना पड़ेगा। या तो आप गेहूँ दे दो या उसको बेच के जो पैसा आता है वो जमा कर दो। बात समझ में आ रही। इस प्रकार से जो है टैक्सेशन सिस्टम था। या तो सीधे आप 1 बोरी दिया और राजा के वहाँ पे कि साहब ये हमारा टैक्स हो गया, नहीं तो उसको बेच के जो 1 बोरी का पैसा है वो आप वहाँ पे जमा करवा दो तो आपका टैक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है कुछ एक्स्ट्रा टैक्स जिसको बाली के रूप में भी, बाली के नाम से भी लिया जाता था। द क्लास ऑफ ऑफिशियल हु कलेक्ट द लैंड टैक्स वर अग्रनोमाई, ठीक है। जो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे उनको अग्रनोमाई बोला जाता था, ठीक है। ये पोस्ट का नाम था। जैसे अपने यहाँ इनकम टैक्स वगैरह रहता है ना, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, तो वो ये काम करते थे। अर्थशास्त्र स्टेटेड द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन द नेचर ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी एंड वुड रेंज फ्रॉम 1/3 to 1/3। अर्थशास्त्र में बोला जो टैक्स लिया जाता था वो 1/3 से 1/5, ठीक है ना, इस रेशो में लिया जाता था। मतलब 33.33% से लेके
20% तक का जो है ये टैक्स कलेक्शन का ये होता था। ठीक है, ये सारी बातें ये इरिगेशन पे लिया जाता था, है ना। अर्थशास्त्र मेंशन सेवरल प्लेसेस क्राफ्ट एक्टिविटी वाज आल्सो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। जो क्राफ्ट वगैरह थे, बढ़िया चीज़ें बनती थी, उसको बेचा जाता था, विदेशों में बेचा जाता था बढ़िया बढ़िया चीज़ों को, तो वहाँ से जो है कलेक्शन आता था, फॉरेन करेंसी आती थी, तो वो भी था। आर्टिस्ट लिविंग इन द टाउन हैड टू पे, ठीक है ना, परंतु अगर कोई आर्टिस्ट उनके राज्य में रहता है तो उसको पे करना पड़ता था। अर्थशास्त्र मेंशन सेवरल प्लेसेज इन द कंट्री विच स्पेशलाइज इन द अब क्या बोल रहा है अगला कि अर्थशास्त्र ने ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ पे कंट्री में जहाँ पे टेक्सटाइल बोले तो कपड़ा उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे वो। द मेन सेंटर ऑफ द टेक्सटाइल वर द वाराणसी। जो कपड़ा उद्योग के लिए प्रमुख जो जगहें उभर के आई थी वो थी वाराणसी, मथुरा, बंगाल, गंधार वो अपना काबुल वाला, और एक उज्जैन, ठीक है ना। तो यहाँ पर वाकई में उगते हैं अभी भी, आज भी जो है कपड़ों के लिए ये अच्छी लोकेशन से आज भी कपास वगैरह यहाँ पे कपड़ों के सेंटर बने हुए हैं। माइनिंग एंड मेटलर्जी वो द अदर इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है ना। मतलब ये इन सभी चीज़ों से जो है पैसा आ रहा है, वो पैसा जो भी आदमी कहीं से भी कुछ कमाएगा वो टैक्स के रूप में जो है उनके खजाने में जाता था। माइनिंग एंड मेटलर्जी वो द इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो माइनिंग है और मेटलर्जी जो है, ठीक है ना, धातु निकालना और उसके बाद उसकी माइनिंग करना, खोदना और निकाल कर उसको बेचना, ये जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। उसके लिए माइन ऑफिसर्स होते थे जिनको अक्राध्यक्ष बोला जाता था। द प्रोडक्शन ऑफ आयरन फॉर द आर्मी, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ठीक है ना, और जैसे आयरन का प्रोडक्शन करते थे लोग आर्मी, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के लिए। पाटलिपुत्र वाज कनेक्टेड थ्रू वेरियस ट्रेड। इसके अलावा जो पाटलिपुत्र था वो बहुत सारे ट्रेड रूट से कनेक्टेड था क्योंकि वो सेंटर था सबसे इम्पोर्टेंट। तो पाटलिपुत्र था एक सेंटर, और एक सेंटर था तक्षशिला। एक तो पाटलिपुत्र हो गया पटना वाला, और एक हो गया उधर तक्षशिला पाकिस्तान के वहाँ पे, ठीक है ना। ये दोनों जो है इम्पोर्टेंट सेंटर थे किसके लिए, सभी रूट को कनेक्ट करते थे। वहाँ पे लोग आते थे दुनिया भर से सामान लेके, वो सामान वहाँ पे बेचा जाता था, और ये सारी चीज़ें मौर्य डायनेस्टी में चल रही थी। और इन सबसे जो पैसा कलेक्ट होकर आता था वो जाता था अपने ट्रेजरी में, कोष में। अगला जो छठा एलिमेंट होता है किसी भी राज्य का, अकॉर्डिंग टू चाणक्य इन मौर्य डायनेस्टी, या मौर्य डायनेस्टी में छठा जो एलिमेंट था राज्य का वो था जस्टिस, लॉ, ठीक है ना। द किंग वॉज द हेड ऑफ द जस्टिस। जो राजा होता है वही प्रधान होता है ना, न्याय का जो मेन प्रधान होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टाइप राजा जो होता है वो न्याय प्रधान होता है। कौटिल्य रिफर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ टू टाइप ऑफ कोर्ट। कौटिल्य ने जो है दो प्रकार के कोर्ट की बात कही है। पहला कोर्ट जो सिविल मैटर्स को देखता है, ठीक है ना, और एक कोर्ट जो क्रिमिनल केसेस को देखता है, ठीक है ना, दीवानी और फौजदारी। जो दो प्रकार के केस आज भी होते हैं, सब सेम चीज़ है। तो दो प्रकार के कोर्ट की सिस्टम की बात कही है, जो सिविल मैटर देखता है और एक को देखता है फौजदारी। द जज वर कॉल्ड धर्मास्त्र। और जो जजों को जो है धर्मस्थ बोला जाता था, ठीक है ना, धर्मास्त्र, है ना, धर्मास्त्र बोला जाता था। जज नहीं बोलते थे, धर्मास्त्र बोल रहे थे, ठीक है ना। द प्रदेष्ट्रीज वर द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरविजन ऑफ द क्रिमिनल्स। ये एक व्यक्ति हैं, ठीक है ना, ये एक पद है जिसका नाम है प्रदेष्ट्रीज। ये जो गुनहगार है उन पे नज़र रखने के लिए ये व्यक्ति होते थे। द पुलिस लॉकअप कॉल्ड चरका। पुलिस का जो लॉकअप होता है, थाना जहाँ पे कैदियों को रखा जाता है, उसको उस समय चरका कहा जाता था। चरका में पकड़ के डालो इनको, अपने आप नहीं बोलते इस प्रकार से। पनिशमेंट टू द persons found guilty by the court were very severe like amputation of the limbs, decapitalization and fines, ठीक है ना। तो अगर और इस समय जो है पनिशमेंट जो थी वो बहुत ही ज़्यादा टफ थी, ठीक है ना। अगर कोर्ट अगर कोई पनिशमेंट देता था तो बहुत ही सीवियर होती थी, जिसमें कुछ लिम्फ वगैरह काटने की बात थी, है ना, हाथ की उंगली कटवा दी, बोले तुमने चोरी करी तुम्हारी उंगली काटेंगे, ठीक है ना। और डिकैपिटलाइजेशन, उससे पैसा ले लिया जाता था, पैसा उसका पूरी जमीन ज़्यादा छीन ली जाती थी, या फिर उसे कुछ फाइन लगा दिया जाता था। इस जो उसके मतलब गुनाह पर था कि वो किस प्रकार का फाइन लगेगा। द नेचर ऑफ द पनिशमेंट डिपेंड ऑन द सेवेरिटी ऑफ द क्राइम एज वेल एज द वर्ण, है ना। और जो पनिशमेंट जो है वो किस बेसिस पे डिसाइड की जाती थी, एक तो उसने किस प्रकार का गुनाह किया है, प्लस वो किस वर्ण का है, ठीक है ना। कौटिल्य मेंशन अबाउट द 4 सोर्स ऑफ लॉ। ये कट गया है थोड़ा,
4 प्रकार के सोर्स है, इसको मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। एक तो 4 प्रकार के लॉ के बारे में ये देख लेते हैं। पहला तो था सेक्रेड लॉ, ठीक है ना, ऐसे लॉ जो धर्म से रिलेटेड हो, ऐसे जो कस्टम से रिलेटेड हो, ऐसे जो चोरी से रिलेटेड हो, और ऐसे जो राज्य से देशद्रोही से रिलेटेड हो, ठीक है। ये 4 प्रकार के जो है गुनाह के बारे में बात की गई है, कानूनों के बारे में बात की गई है। तो ये था भी अपना दंड और बाला, इसके बारे में अपने ये छठा एलिमेंट है मौर्य डायनेस्टी का कौटिल्य के अनुसार। अब देखेंगे अगला पॉइंट। हाँ, अगला पॉइंट है मित्र। मित्र मतलब एली। किसी भी राज्य को आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? मित्रतापूर्ण संबंध चाहिए। दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध होंगे तो अपना राज्य और आगे बढ़ेगा। आगे तो मित्रतापूर्ण संबंध डिसाइड करने के लिए क्या करते थे? वो संबंध डिसाइड करने के लिए, एक मिनट इसको देखना आप। तो वो संबंध डिसाइड करने के लिए क्या करते थे? संबंध डिसाइड करने के लिए मित्र और एली की बात होती थी। ये किसी भी राज्य का या देश का 7वां पॉइंट होता था, जो उस राज्य का एक एलिमेंट होता था। देखेंगे इसमें कौटिल्य डिस्कस द इंटर स्टेट पॉलिसीज, ही लिस्टेड 6 पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाय किंग, ठीक है ना। तो कौटिल्य ने जो है अपने अर्थशास्त्र में 6 पॉलिसीज़ के बारे में बताया कि अगर किसी राजा को संधि करनी है या आगे बढ़ाना है तो मित्र उसके अच्छे होने चाहिए। और मित्र कैसे बनते हैं, मित्र को डिसाइड कैसे किया जाता है और किसी राज्य को कैसे जीता जाता है, उसको 6 प्रकार में कौटिल्य ने बताया है। तो पहला जो कौटिल्य ने बताया है वह पॉलिसी ऑफ संधि, ठीक है ना। कब संधि कब की जाती है? कौटिल्य ने बताया कि संधि कब करना है आपको। ये 6 प्रकार की संधियों के बारे में उसने बताया है। 6 प्रकार की पॉलिसीज़ के बारे में उसने बताया कि कब कौन सी पॉलिसी फॉलो करना है। मैं आपको बता देता हूँ कैसी है। पहली है संधि। ये संधि कब करनी है? जब 2 लोग लड़ने आए हों और एक आदमी जो है वो कमज़ोर हो, दूसरा जो है वो बलवान हो। तो जब एक व्यक्ति कमज़ोर होगा और एक बलवान होगा तो जाहिर सी बात है जो कमज़ोर होगा वो संधि कर लेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो बड़ा राजा है, सेना ज़्यादा है और वो उसको उनकी पूरी सेना को हरा सकते हैं वो लोग। तो पहली चीज़ होगी संधि। दूसरी होती है विग्रह, संधि विग्रह। विग्रह क्या होता है? इफ़ वन इज स्ट्रॉन्गर देन द अदर, ठीक है ना। यदि एक व्यक्ति दूसरे से स्ट्रॉन्गर है तो विग्रह किया जाए, है ना। फिर तीसरा है असाना। असाना का मतलब होता है वंस पावर इज इक्वल टू द अदर एनिमी, ठीक है ना। असाना, अगर एक की पावर दूसरे राजा की, दोनों पावर बराबर सेना के साथ और बराबर ताकत के साथ अगर 2 राजा आ रहे हैं तो उसमें आपको असाना का फॉलो करना है। पॉलिसी ऑफ यना। यना की पॉलिसी का फॉलो करनी, इफ़ वन इज मच स्ट्रॉन्गर देन द एनिमी। यदि एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और दूसरा जो उसका दुश्मन है वो बहुत वीक है तो उसको फिर कैप्चर करना। कैप्चर कर लेना मतलब युद्ध करके उसको अपने अंदर कैप्चर कर लेना, उसको बोलते हैं यना। पॉलिसी ऑफ शमश्राय। इट इज वन इज़ वेरी वीक। यदि एक सामने वाला पूरा ही वीक हो तो उसको पूरा ही अपना अंडर में बिना युद्ध कर ही ले लेना। डबल पॉलिसी ऑफ दायधी भवा। ये डबल पॉलिसी है, ठीक है ना। डबल पॉलिसी है मतलब एक राज्य से लड़ाई करने के लिए दूसरे राज्य से मदद लेना। ये कौटिल्य ने पॉलिसीज़ बनाई थी कि अगर आपको राज्य बड़ा करना है तो इन पॉलिसी के साथ चलना है। राजा को ये डिसाइड करना है कि सामने वाला राजा कमज़ोर है, उसके बराबर है, या उससे ज़्यादा शक्तिशाली है, या बहुत कमज़ोर है ना। और अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो फिर अपने दूसरे मित्रों से मदद लेके उसको हराना। तो ये 6 पॉलिसीज़ जो है भाई ने कौटिल्य ने उस ज़माने में बताई थी। द मौर्याज हैड ग्रेट डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द वेरियस किंगडम, दे हैड अ डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स। और मौर्य लोगों ने जो राजा थे उन लोगों ने इसी 6 पॉलिसी को फॉलो करते हुए इतना बड़ा राज्य बना लिया था। पूरे देश और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक वहाँ तक फैल चुके थे पूरा। इतना बड़ा राज्य इन्हीं 6 पॉलिसी को अपनाते हुए उन्होंने कैप्चर किया था। और उनके पास एक डिपार्टमेंट भी था जो फॉरेन मिनिस्ट्रीज या फॉरेन डिपार्टमेंट फॉरेन अफेयर्स को कंट्रोल करता था। तो ये हुआ अपना ये। अगला पॉइंट है मौर्य सोसाइटी। कि मौर्य की जो सोसाइटी थी वो कैसे थी। तो मौर्यन सोसाइटी के बारे में देख लेते हैं। मौर्यन सोसाइटी तो वो 7 पॉइंट हो चुके हैं, है ना। ये अब आगे आ गया। अगला पॉइंट है ये 3 नंबर 5 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन के मौर्य सोसाइटी के बारे में आप बताएं। तो इसको देख लेंगे। तो टोटल 7 एलिमेंट है। 7 एलिमेंट को अपन ने देख लिया है। पहला था अपना राजा, दूसरा था मंत्री, है ना, कैबिनेट अमात्य, तीसरे थे अपने जनपद, ठीक है, चौथे थे अपने वो क्राफ्ट वाले, 5वें थे अपने कौन कौन से थे, चौथे थे दुर्ग, चौथा दुर्ग हो गया, 5वां हो गया ट्रेजरी, और छठा हो गया जस्टिस या फोर्स,
और सातवां हो गया अपना मित्रयाली। तो ये 7 भागों में एक राज्य के एलिमेंट को बांटा गया था और उन 7 राज्यों को अपने को देखना है, उनके बारे में पढ़ना है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन आता है 11 नंबर का, तो इजीली आप इतने 7 पॉइंट को अगर आप इस तरीके से लिख देंगे ना, तो इट इज़ इनफ, आपको उसको मार्क्स देना ही है आपको, ठीक है ना। कोई भी इसमें 11 पॉइंट ना बना दे, पॉइंट तो आप चाहे जितने बना दे, पर यूँ नहीं लिख दे कि 11 एलिमेंट होते हैं, ऐसा मत कर देना, है ना। एलिमेंट 7 ही होते हैं, आप उसके भले पॉइंट कितने बना दो, ठीक है ना। एलिमेंट 7 ही है जो चाणक्य ने बताया है कि मौर्य डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन इन्हीं 7 पॉइंटों पे चलता था। तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आएगा तो वो 7 पॉइंट आपको लिखना ही है, तभी आपको मार्क्स मिलना है। बात समझ में आ रही, उनका जिक्र होना ही है और एक एक के बारे में अपन ने डिटेल में देख लिया है, आप ये चीज़ें देख लें। अब मौर्य सोसाइटी क्या थी, तो मौर्य सोसाइटी के बारे में मैंने पॉइंट बना दिए हैं। मौर्य सोसाइटी, मौर्य के समय जो समाज था वो कैसा था, तो सोसाइटी वॉज क्लियरली डिवाइडेड इंटू 4 फोल्ड वर्ण सिस्टम, स्लेवरीज एग्जिस्टेड इन द सोसाइटी। 4 वर्ण की बात होती थी, वो 4 वर्ण सिस्टम चलता था और जो गुलामी थी, स्लेवरी सिस्टम जो था वो बहुत ही अच्छा था या प्रबल था, मतलब गुलामी बहुत चालू हो गई थी। सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ कास्ट, जो सोसाइटी थी वो बहुत ज़्यादा कास्टों में बढ़ चुकी थी, ठीक है ना। क्योंकि अब ये लोग जो है ना, अशोक तक तो समाज में बंधे हुए थे, पर अशोक के बाद धीरे धीरे जो है सब चीज़ें अपने आप टूटने लग गई। बहुत सारे कास्ट बन गए, उसके अंदर भी सब कास्ट बन गए, ठीक है ना। और बहुत सारे जो है वो प्रोफेशनल और ऑक्यूपेशन के अनुसार भी कास्ट बने। इंटर कास्ट मैरिज जो थी वो 2 प्रकार से होती थी। एक जब जो ग्रूम है वो हाई क्लास का हो या हाई वर्ण का हो, और एक जब जो ब्राइड हो वो हाई क्लास का, हाई वर्ण का हो। इंटर कास्ट मैरिज में ये होता है, या तो लड़का उच्च जाति का होगा तो लड़की निम्न जाति की हो, या लड़का लड़की उच्च जाति की तो लड़का निम्न जाति में हो, यही प्रकार से चलता है, ठीक है। वाइल कौटिल्य मेंशन 9 कैटेगरी ऑफ स्लेव, कौटिल्य ने 9 प्रकार के स्लेव के बारे में बात करी है, 9 प्रकार के मजदूरों के बारे में। मेगस्थनीज रिपोर्टेड इट्स सब्सटेंस, मेगस्थनीज ने बोला कि स्लेवगिरी नहीं थी, पर कौटिल्य ने बोला कि कौटिल्य पहले थे ना, ठीक है। तो कौटिल्य और मेगस्थनीज जो है लगभग समान कार्यकाल में थे। तो कौटिल्य ने तो लिखा है कि कुछ नहीं था, सॉरी कौटिल्य ने लिखा है कि स्लेवगिरी थी, और जो है मेगस्थनीज ने लिखा है कि कोई स्लेव नहीं थे। मेगस्थनीज ने तो लिखा है कि 7 प्रकार का सोशल सिस्टम होता था, समाज 7 भागों में बटा हुआ था, और इसने चाणक्य ने लिखा है कि समाज 4 भागों में बटा हुआ था। वुमेन्स पोजीशन इन सोसाइटी डिटेरिएटेड सेवरली, जो महिलाओं की जो कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी, गिरती जा रही थी, ठीक है ना। विडो रीमैरिज स्टॉप, जो विधवा पुनर्विवाह होता है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका था। प्रोस्टिट्यूशन एक्सपांडेश, और जो ये प्रोस्टिट्यूशन होता है, वेश्यागिरी और ये सब, है ना, महिलाओं का जो देह व्यापार होता है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। मोस्ट आर्टिशंस व शूद्र, जितने भी आर्टिस्ट जो लोग थे वो जनरली शूद्र होते थे, ठीक है ना। और वो शूद्र होने के कारण वर्ण सिस्टम प्रबल पे था, तो वो शूद्रों की तो कोई औकात ही नहीं थी, तो वो जनरली जो भी काम करते थे योग्य होने के बाद भी उनको जो है स्लेव, मतलब गुलामी के तौर पे ही रहते थे, और राजा या जिस भी व्यक्ति के यहाँ वो गुलाम थे, उस गुलाम को जीवन भर ही उसकी खुशामद करते थे, उसी के लिए वो आर्टिस्टगिरी करते थे, ठीक है ना, ताकि वो उसकी स्लेव, मतलब वो गुलाम भी रहे और अपने मालिक को खुश भी करता रहे। द मोस्ट आर्टिसन वॉज शूद्राज, शेड देवर वर्स्ट पेड, जबकि उनकी तनख्वाह जो थी वो बहुत कम थी। एंड सब्जेक्टेड टू द फोर्स लेबर, उनको मजबूरी में मार मार के आर्टिस्ट बना के उनसे काम कराया जाता है कि तुम शूद्र हो, तुम जो है आर्टिस्ट नहीं हो, तो हमारे लिए काम करो, हमें बताओ, हमें ये करो, सब जो भी। तो ये मौर्य सोसाइटी के बारे में 6 प्रकार की जो कौटिल्य और अपने चाणक्य और अपने मेगस्थनीज ने बताया है। तो ये जो है अपन ने टोटल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को देखा आज मौर्य डायनेस्टी के। अब बहुत सारी चीज़ें कवर हो गई है और 11 नंबर में आने वाले क्वेश्चन हैं ये, तो कोशिश करें आप इनको फॉलो करें, चीज़ें उठाएं जहाँ से भी आपको अच्छी लगती है। मेरे नोट्स को आप फॉलो करें। आपको अगर आप मेरे पूरे वीडियो, ये 17-18 शायद 20वां वीडियो है ये, अगर आपको पूरा डिटेल में शुरू से पढ़ना है, मैंने शुरुआत से जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से पढ़ा है डिटेल में, आप मेरे सारे वीडियोज़ देखें। अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, 20 वीडियो करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 20 घंटे लगते हैं, तो उन मेरे वीडियोस को आप देखें तो आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलेगा और उसको आप आगे बढ़ाएं, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू।